स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है वंशागत का गुणसूत्रीय सिद्धांत या मत। तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गुणसूत्र आखिर होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसे इसके द्वारा जो है वंशागत होती है। जैसे पहले जो है जब जानकारी नहीं थी गुणसूत्र की, तब जो है हमें ये नहीं पता था कि किस कारण से जो है एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो भी मत थे, विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो है दिए थे। तो उसमें से एक जो है यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है कि वंशागत का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे कार्ल नागेली, जिन्होंने 1842 ईस्वी में जो है क्या गया था, जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन के अंतर्गत देखा कि केंद्रक में कुछ धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक। लेकिन उस समय ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि ये है क्या चीज, ठीक। उसके बाद फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने भी जो है जो कोशिका विभाजन होता है यानी समसूत्री विभाजन होता है उसमें भी देखा था, ठीक। लेकिन वो भी कंफर्म नहीं कर पाए। फिर आगे चलकर जो 1888 ईस्वी में जो है वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने जो है इन धागे जैसी संरचनाओं को जो है गुणसूत्र नाम दिया था। यानी सबसे पहले जो है वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने जो है क्रोमोसोम या इन्हें रंगीन काय कहा था, ठीक। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, यानी इन्होंने जो है ये चीज कंफर्म करी थी कि इसको जो है गुणसूत्र कहा जाएगा, जो धागे जैसी संरचना होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी कोशिका होती है, विभिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक। चाहे ये वनस्पतियों में आप देख सकते हैं, जंतुओं में देख सकते हैं, दोनों में देख सकते हैं। तो इनमें जो है केंद्रक भी पाया जाता है। अब केंद्रक में जो है आपने पढ़ा होगा क्रोमैटिन थ्रेड, यानी धागे जैसी कुछ संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक। ये क्या होता है, यानी ये कोशिका है और ये क्या है, केंद्रक है। अब इसमें जो है धागे जैसी जो संरचना पाई जा रही है उसको क्या कहा गया है, क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक। लेकिन जब कभी कोशिका विभाजन होने लगता है, यानी कोशिका विभाजन क्या है, एक से कोशिका जो है दो का बनना या दो से चार का बनना, यानी मल्टीप्लाई, यानी अपनी संख्या जब कोशिका बढ़ाती है तो उस दरमियान क्या होता है, जो केंद्र के अंदर धागे जैसी संरचना पाई जाती है ये थोड़ा सा कंडेंस्ड हो जाती है, यानी मोटी संरचना हो जाती है। इसी को यहां पर क्या कहा जाता है, जो मोटी और छोटी संरचना बन जाती है इसी को यहां पर क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र, हिंदी में गुणसूत्र, ठीक। यानी कहने का मतलब सीधा सा ये है कि ये गुणों का एक धागा होता है, जिसमें कि ऐसा धागा है जिसमें कि विशेष लक्षण पाए जाते हैं, ठीक। तो इतनी बात हो गई कि ये जो है केंद्रक के अंदर संरचना बनती है। और जनरली जो है जो कोशिका विभाजन की अवस्थाएं होती हैं, यानी सबसे पहली प्रोफेज अवस्था होती है, दूसरी होती है मेटाफेज, पहली प्रोफेज दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज। तो जो मेटाफेज अवस्था होती है उसमें जो है गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यानी गुणसूत्रों को काउंट किया जा सकता है कि कितने गुणसूत्र हैं इसमें। यानी जो विभाजन की प्रावस्था मध्यावस्था होती है उसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक के मध्य में एक इक्वेटर प्लेन बन जाता है और इसी पर गुणसूत्र जो है एक व्यवस्थित क्रम में इस तरीके से लग जाते हैं। और इस अवस्था में हम यहाँ पर इनको काउंट कर सकते हैं कि इनका आकार क्या है, इनकी संख्या कितनी है
और इनकी रचना किस तरीके से हुई, यानी सारा कुछ जो है यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। कौन सी प्रावस्था में? मेटाफेज अवस्था में। ठीक, तो ये बात हो गई। अब देखिए इसमें जो गुणसूत्र थे, गुणसूत्रों का जो सिद्धांत है यहाँ पर, यानी किस कारण से जो है ये जो है एक जीव के लक्षण अपनी वंशागत में पहुंच जाते हैं। तो जितने भी जीव संसार में पाए जाते हैं, हर एक जाति के जीव में जो है विशेष जो है संख्या होती है इनकी, यानी विशेष संख्या भी है और विशेष आकृति होती है, ये एक निश्चित होता है। जैसे कि मानव के बारे में हम देख लें तो मानव में क्या है, मानव में जो है 23 जोड़े अथवा 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक, यानी ये जोड़े में स्थित होते हैं, 23 जोड़े होंगे अथवा इनको हम 46 क्रोमोसोम कह सकते हैं। ठीक, अब चाहे जो भी मानो, चाहे जिस भी जाति का हो, अगर मानव जाति है वो कैटेगरी चाहे जो हो उसकी, लेकिन सभी में जो है क्रोमोसोम का नंबर जो है एक निश्चित पाया जाएगा। जैसे मान लो कोई भी एस्केरिस है, एस्केरिस में मान लो 4 क्रोमोसोम है, तो जितनी एस्केरिस की जातियां हैं सब में 4 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। मान लो टमाटर है या कोई भी वनस्पतिक पौधा है, तो उसमें मान लो 20 पाए जा रहे हैं, 25 पाए जा रहे हैं, तो जितने भी उस कैटेगरी के पौधे होंगे सब में जो है उतने ही क्रोमोसोम होंगे। ये जो है निश्चित होता है। ठीक, अब इसमें जैसे दिखाया गया कि 23 क्रोमोसोम इसमें है, तो 23 में से जो है 22 क्रोमोसोम तो जो मेल होते हैं और फीमेल होती है, मेल में जो है 22 क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। ठीक, और फीमेल में जो है 23 क्रोमोसोम है, ये एक जैसे होते हैं। लेकिन मेल का जो 23वीं जोड़ी का क्रोमोसोम है, मेल में जो 23वीं जोड़ी का क्रोमोसोम है, इसमें जो है XY होता है। ठीक, यानी यहां पर जो है ये वेरिएट करता है, जिसके कारण जो है आगे जो मेल और फीमेल का डायवर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर सीधा कहने का मतलब ये है कि जो वंशागत का सिद्धांत था, तो वंशागत का सिद्धांत जो गुणसूत्री है उसमें ये कहा गया है कि जो एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं वो गुणसूत्रों के कारण पहुंचते हैं। फिर धीरे धीरे और खोजें हुई तो उसमें ये पता चला कि गुणसूत्र के अंदर भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, तो जैसा कि आप अभी इसकी संरचना पढ़ेंगे तो इसमें ज्ञात होगा कि जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए के कंडेंसेशन से बने होते हैं, और डीएनए में जो है विशिष्ट खंड होते हैं जिनको हम जीन कहते हैं। फिर आगे चलकर ये भी फ्लॉप हो गया। फिर वहां पर जब जीन की खोजें हुई तो वहां पर ये पता चला कि कोई भी वंशागत का लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है जीन के कारण ही पहुंचता है। अगर जीन का वहां पर एक्टिवेशन है, कभी कभी क्या होता है कि एक लक्षण जो है अगली वंशागत में पहुंचता तो है लेकिन वहां पर प्रकट नहीं होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी में पहुंचता है। तो जो सेकंड पीढ़ी है उसमें नहीं पहुंच रहा है, लेकिन जो थर्ड पीढ़ी है उसमें पहुंच रहा है, तो वहां पर क्या होता है जीन का एक्टिवेशन यानी जीन डीएक्टिवेट हो जाता है, जीन निष्क्रिय पड़ा रहता है, लेकिन जीन पहुंच गया है। और जब जीन जो है वहां पर एक्टिवेट हो जाता है यानी सक्रिय हो जाता है, तो वहां पर वो लक्षण प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है यही जो है आपको पढ़ना है कि गुणसूत्री मत क्या है, यानी गुणसूत्र के बारे में कि गुणसूत्र कैसे होते हैं, इनकी संरचनाएं कैसी होती हैं और ये कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। थैंक्स।